Class 7 NCERT book history our past 2 lesson 2 new kings and kingdoms। हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और साम्राज्य जो बने थे। ठीक है, अब ये हमें कब का बताया गया है? 7 टू 12th सेंचुरी का, यानी इनके बीच में जो 500 साल थे, इस बीच में जितने भी नए राज्य बने, ठीक है, नए नए साम्राज्य बने, उनमें जो राजा बने, ये मैप सबसे पहले तो वो शो करता है। ठीक है, अब कौन कौन से नए साम्राज्य बने थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालस, चोलास, ठीक है, चामराज यानी कि चौधरीज। तो ये सारे क्या थे? नए, जैसे चंडेलाज हो गया, प्रज्ञा हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, प्रहारपुर हो गया। तो ये सारे जो थे, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में न्यू क्या बने थे? डायनेस्टीज बनी थी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर 7th सेंचुरी, तो ये जो पूरे मैप में आपको जितनी डायनेस्टीज दिखाई गई हैं, ये 7th सेंचुरी के बाद की हैं। ठीक है, 7वीं सदी के बाद जो बनी थी। ठीक है, नई डायनेस्टीज उभर के सामने आई थी। डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th to 12th सेंचुरीज। ठीक है, 7 से 12वीं सदी के बीच में, यानी इन 500 सालों में। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नाउ द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब नए राजवंशों का जो उदय हुआ था, हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे। By the 7th century, there were big landlords, warriors, chief in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their king or overlords, be present at their court, and provide them with military support. अब क्या होता था बच्चों? जो 7वीं सदी आते आते 7th सेंचुरी में उप महाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के जितने भी अलग अलग हिस्से थे, है ना, जितने भी अलग अलग डिफरेंट भाग थे, उनमें जो बड़े भूस्वामी थे, मतलब कि जैसे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो मतलब कि एक तरीके से वो उन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस हो गई थी, है ना, उनका अस्तित्व पूरी तरीके से आ चुका था। जो राजा लोग थे, वो उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता था? सामंत। ठीक है, और फिर क्या होने लगा कि उनके उनसे फिर ये एक्सपेक्टेशन की जाने लगी, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, या फिर उनके दरबार में अटेंडेंस लगाए, यानी कि हाजिरी लगाए, है ना, और उन्हें क्या करे? मिलिट्री सपोर्ट दे, है ना, उन्हें सैन्य सहायता दे। और फिर उसके बाद क्या होने लगा? एज सामंतस गेन पावर, वेल्थ, डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत, मंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और region and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अब क्या होने लगा? अब ये जो सामंत थे, जैसे जैसे इनकी सत्ता बढ़ने लगी, है ना, इनकी संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या कहलाने लगे? महासामंत। अब जो सामंत थे, उनके पास जब पावर आने लगी, सत्ता आने लगी, तो वो अपने आप को कहने लगे कि वो क्या है? महा सामंत है, या फिर मंडलेश्वर है। ठीक है, तो यानी कि उस पूरे मंडल का, उस पूरे सर्कल का वो खुद को स्वामी बताने लगे, लॉर्ड बताने लगे। ठीक है, कभी कभी वो अपने स्वामी के, मतलब जो उनके राजा हुआ करते थे, तो वो उनसे भी अपने आप को फ्रीडम में रहने के लिए दावा करने लगे, मतलब कहने लगे कि हम इनसे अलग रहेंगे। ठीक है, वन सच इंस्टांस वाज दैट ऑफ राष्ट्रकूट इज इन द डेक्कन। अब इस तरह का एक एग्जाम्पल है डेक्कन में, जो कि किसका है? राष्ट्रकूट का। ठीक है, जैसे कि आपने मैप में भी देखा है कि राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी बनी है ना, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। शुरुआत में वो क्या थे? कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के ही अंडर में आते थे। ठीक है, मतलब कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे, उनके अंडर में आते थे वो। ठीक है, और फिर 8वीं सदी में, यानी 8वीं सदी के बीच में, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, ठीक है, यानी ये क्या, कौन थे? राष्ट्रकूट चीफ थे। ठीक है,
और इन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है। और फिर क्या होने लगा कि उस उन्होंने उसको एक तो हराया, और फिर हिरण्यगर्भ यानी कि हिरण्यगर्भ किसे कहा गया, लिटिल द गोल्डन बॉम्ब, यानी कि सोने का गर्भ नाम, इस नाम का एक रिचुअल जो था इन्होंने परफॉर्म किया था। रिचुअल यानी कि जैसे कि बच्चों एक अनुष्ठान होता है या फिर कोई धार्मिक क्रिया जैसे पूजा होती है ना, करवाते हैं जैसे कि, उस तरीके का जब ये ब्राह्मणों की सहायता से पूरा किया जाने लगा, तो मतलब पहले के टाइम में जब ये ब्राह्मणों के द्वारा इस रिचुअल को किया जाता था, तो ये माना जाता था कि इससे जन्मने वाला जो क्षत्रिय अगर ना भी हुए तो वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा से उस क्षत्रियता को प्राप्त करेगा। ठीक है। यानी कि मतलब वो दोबारा से जन्म लेकर के क्षत्रिय बनेगा। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadam Mayur, Mayur Sharman and Gurjar Parihar Harichandra and Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. अब कुछ इनके अलावा कुछ अन्य भी कुछ और भी एग्जाम्पल्स थे जो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही को बनाकर के रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया था, मिलिट्री स्किल का। मतलब उनकी जो मिलिट्री स्किल थी वो अच्छी थी, तो उन्होंने उसका यूज किया। और इसके मिसाल के तौर पे जो कदम्ब मयूर शर्मन थे और जो गुर्जर प्रतिहार थे, हरिचंद्र ब्राह्मण थे, ये सब क्या थे, ब्राह्मण से जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को यानी कि आर्म्स को अपनाया था। मतलब उन्होंने उनका जो पेशा था बेसिकली पहले से चलता है हुआ, उसको छोड़ करके उन्होंने शस्त्र को अपना लिया था और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित करा था। ठीक है। इन दो राज्यों में उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब जितने भी राज्य बने नए, उनमें प्रशासन कैसा था। अब जितने भी नए राजा बने उन्होंने अपने आप को मतलब कि एक तरीके से पूरे के पूरे खुद को लॉर्ड बताते हुए उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया। ठीक है। अपने आप को एक उपाधि दे दी कि वो ये है। जैसे कि जितने भी नए राजा बने उनमें से कईयों ने कहा कि वो महाराजा दी राज यानी ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं के राजा हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स यानी कि तीन भवनों के स्वामी हैं। ठीक है। और एंड सो ऑन। तो इस तरीके की कई भारी भरकम उन्होंने क्या दे दिए खुद को, अपने आप को उपाधियां दे दी। ठीक है। However, in spite of such claims, they often shared power with their samant as well as association of peasant trader brahman। अब क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल में बात क्या थी कि ये जो दावे इन्होंने करे उसके बावजूद ये अपने जो सामंत हुआ करते थे उनके साथ साथ जो पीजेंट्स यानी किसान, ट्रेडर, व्यापारी और ब्राह्मणों के साथ ये साझेदारी में अपने काम किया करते थे। ठीक है। In each of these state resources were obtained from producer, that is peasant, cattle keeper, artisan, who were often persuaded, compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to lord of asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. अब इन सभी राज्यों में जो उत्पादक थे जैसे कि किसान हो गए है ना, पीजेंट्स, कैटल कीपर यानी कि पशुपालन जो करते थे, या फिर आर्टिसंस, आर्टिसंस होते हैं कारीगर, कारीगरी जो करते हैं। तो इन कारीगरों से जो संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है, हु वर ऑफन परsuaded और कंपल सरेंडर। अब इनसे क्या कहा जाता था कि ये जो काम कर रहे हैं, जो भी चीज और जो भी इनके रिसोर्सेज हैं उनमें से इनको एक हिस्सा इनको मजबूर किया जाता था देने के लिए। ठीक है। क्योंकि इन जो लेने वाले और इनसे और इनको इनसे जो हिस्सा लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, रेंट यानी कि लगान। ठीक है। और जो लगान लेने वाला आदमी होता था, जो इंसान होता था, वो अपने आप को क्या कहता था, लॉर्ड।
यानी कि वो कहता था कि जमीन तो मेरी है ना। अब जमीन उसकी है तो वो इसलिए उससे लगान वसूलता था कि एक हिस्सा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और इस तरीके से ये सब किया जाने लगा। और फिर रेवेन्यू वाज आल्सो, अब रेवेन्यू यानी कि राजा, राजा की जो आय होती थी यानी उसकी जो इनकम होती थी वो भी किससे ली जाती थी? ट्रेडर्स से, व्यापारियों से वो भी लिया जाता था। ठीक है। अब आगे यहाँ पे बताया गया है 400 टैक्सेस, यानी कि 400 कर। टैक्सेस किसे कहते हैं? कर को। ठीक है। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. अब तमिलनाडु में जो चोल वंश थे, है ना, जो चोला थे जो शासन किया करते थे तमिलनाडु में उस टाइम पे, तो उनके जो अभिलेख था उनका, है ना, मतलब जो उनका इंस्क्रिप्शन था उसमें कितने टैक्सेस, कितने तरह के कर मिलते हैं, 400 से ज्यादा के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेती, और सबसे ज्यादा जिस टैक्स के बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है, उसका नाम है वेती टैक्स, यानी कि वेती कर। टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेवल, मतलब कि ये पैसे से नहीं करा जाता था, ये जबरन श्रम हुआ करता था जो उनसे लिया जाता था, ठीक है, लोगों से। यानी इसको हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? जबरन श्रम। ठीक है। फिर एक था कदमाई और लैंड रेवेन्यू। ठीक है, इसे कह सकते हो आप, मतलब कि भू राजस्व जो थे वो इस तरीके का, ये जो कदमाई टैक्स है वो लिया करते थे। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लिम पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब क्या होता था, जैसे कि इतने सारे तरह के कर हुआ करते थे, सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे सपोज किसी को खजूर के पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर किसी ने स्टेयर्स का इस्तेमाल कर लिया, है ना, सीढ़ियों का, तो उसके लिए भी कर था। ठीक है। और किसी सपोज मान लो किसी ने अपने घर के ऊपर छज्जा डाल दिया, या जैसे छत डाल देते हैं, वो डालने के लिए भी कर लिया गया। ठीक है। और जैसे किसी की फैमिली प्रॉपर्टी है ना, तो उसका, उस प्रॉपर्टी को लेने वाला जो उनका सन होगा, तो उसे हासिल करने के लिए भी कर लगता था। तो इन तरह के कई सारे टैक्सेस थे जिनका जिनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, जिसमें ये 400 टैक्सेस है। These resources were used to finance the king's establishment as well as of the construction of temples and forts. अब बच्चों, जो राजा हुआ करते थे उनको अपना साम्राज्य चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, तो उस काम को पूरा करने के लिए ये जो टैक्सेस लिए जाते थे वो उस काम में आते थे, जैसे कि मंदिर बनवाना हो गया, या फिर किले जो फोर्ट्स होते हैं वो बनवाना हो गया। ठीक है। ये अब जितने भी ये युद्ध लड़े जाते थे उनमें भी उन पैसों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। जो टैक्सेस होते थे उनसे जो भी चीजें आती थी, और इसके साथ साथ उन जो जीती हुई जमीन होती है, जैसे वो कहीं पर युद्ध करा उन्होंने, है ना, और युद्ध करने के बाद वहां की जमीन उन्होंने जीती, ठीक है, जितना पैसा उनको मिला, तो वो सारी चीजें जो थी वो व्यापार में काम आती थी। ठीक है, किस में काम आती थी? ट्रेड रूट्स में। क्योंकि अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा तो लोग उस चीज को खरीदेंगे, काम करेंगे, तो उसी तरीके से जो टैक्स होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी, है ना। तो फिर इसी तरीके से द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. अब क्या होता था कि जो टैक्सेस वसूलने वाले जो लोग होते थे, जो कर वसूलते थे, वो जनरली कौन हुआ करते थे? वो इन ये उन लोगों को चुना जाता था जो पढ़े लिखे होते थे बहुत ज्यादा, और जो ऑलरेडी काफी अच्छी, मतलब कि इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, मतलब कि पैसे वाली जो फैमिलीज होती थी उनमें से किसी को चुना जाता था इस काम को करने के लिए। ठीक है। या फिर ये कैसी होती थी? ओपन हेरिडिटरी, यानी कि जैसे सपोज अब पहले से कोई ये कर वसूलने का काम कर रहा है ना आदमी, अब उसके जो बच्चे होंगे फिर वो इस काम को करेंगे, या फिर उसके जो बच्चे होंगे वो काम करेंगे, तो इस तरीके से ये जो कर वसूलने का काम होता था ये लोग करते थे। और दूसरा जो आर्मी का काम होता था,
आर्मी में भी सेम ये चीज होती थी, ठीक है। और जो और जनरली जो मोस्ट ऑफ टाइम जो राजा के करीबी लोग होते थे वो ही इस पोजीशन पर काम करते थे, मतलब वही टैक्स वसूलने का काम करते थे, ठीक है। फिर है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब जो प्रशस्तियां थी, प्रशस्तियों में ऐसी डिटेल्स थी जो जनरली सच नहीं होती थी, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई थी प्रशस्तिज में, वो एक्चुअल में सारी ट्रूथ नहीं होता था उसमें। बट उसमें जो कहीं ना कहीं ये आइडिया लगता था कि जो शासक है वो खुद को एक तरीके से ऐसा दर्शाना चाहते थे कि वो बहुत ही ज्यादा वेलिएंट है, विक्ट्रियस वॉरियर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब उदाहरण के तौर पे वो खुद को ये दर्शाना चाहते थे कि वो एक शूरवीर योद्धा है इस तरीके के, ठीक है, जिन्होंने ये सारी जमीन जो जीती है ये सब। फिर उसके बाद इन प्रशस्तियों को लिखने वाले और कौन कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे, ठीक है, जो काफी पढ़े लिखे होते थे और जो कि प्रशासन में भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता था वो उसमें भी हेल्प करते थे, ठीक है। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। अब यहाँ पे हमें इस बॉक्स में आपको नागभट्ट के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या जीता है, क्या क्या करा है, ठीक है। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। अब जितने भी राजा या शासक हुआ करते थे वो अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में किस में लिखवाते थे, प्रशस्तिज में, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले साल गुप्त रूलर के बारे में पढ़ा है, जो कि समुद्रगुप्त थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या जीता, क्या क्या चीजें करी प्रशस्ति में, आपने ये लास्ट ईयर पढ़ा है, ठीक है। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। अब एक प्रशस्ति मिली है ग्वालियर में जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश के जो नागभट्ट हैं उनकी, उन्होंने क्या क्या काम करे हैं, क्या क्या चीजें करी हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। द किंग ऑफ आंध्र सिंधवा यानी सिंध पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है। ही वॉन अ विक्ट्री, उन्होंने क्या क्या जीता है, जैसे चक्र युद्ध यानी कि रूलर ऑफ कन्नौज, डिफीट किंग ऑफ यानी पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट पीपल तुरुष्का और मत्स्य बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारी चीजें उनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने जीती हैं। फिर उसके बाद नीचे है किंग्स ओपन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। अब जितने भी ब्राह्मण हुआ करते थे उनको जो राजा होते थे वो उनको एक उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया करते थे, ठीक है। तो उन अब जितने भी ब्राह्मणों को ये दी जाती थी जमीन का टुकड़ा, तो उसका जो रिकॉर्ड होता था वो एक कॉपर की, जैसे ही आप इस फिगर में देख रहे हो, कॉपर की एक प्लेट में लिखा जाता था, ठीक है, रिकॉर्ड। तो मतलब कि उनको कौन सी जमीन मिली है, क्या मिला है, कहाँ मिला है और कितना मिला है, मतलब एक प्रूफ के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो साइड में फिगर 2, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन 9th century, written partly in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plate together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic डॉक्यूमेंट। अब क्या होता था, ये थोड़ा सा, ये जो इस फिगर में आप देख रहे हो, ये इसमें थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है, जो कि 9th सेंचुरी में, ठीक है, 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा, एक शासक ने किसी ब्राह्मण को ये जो जमीन थी वो दी थी, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब ये जिससे इसको बांधा गया है इस कड़ी से, तो इस पत्र से जुड़, ये सारे जो पत्र हैं ये इससे जुड़े हुए हैं। और इस पे क्या करते थे ये लोग, एक ना राजसी राशि जो मोहर होती थी, जैसे स्टैम्प होता है, वो लगा दिया जाता था, ठीक है, ये बताने के लिए कि मतलब ये जमीन उसको दे दी गई, एक प्रूफ के तौर पे ये रिकॉर्डेड होता था, ठीक है। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड। अब जो जमीन दी जाती थी उसके साथ और क्या क्या दिया जाता था,
तो यहाँ पे एक छोटा सा चोलास के द्वारा दिया गया जमीन का एक टुकड़ा यहाँ पे दिया, उसमें मतलब क्या क्या चीजें थी, यहाँ पे एक तमिल का सेक्शन दिया गया है, मतलब तमिल का एक भाग दिया गया है लिखा हुआ कि मतलब क्या क्या डी जैसे वो लोग डिटेल्स लिखते थे, तो यहाँ पे मैं आपको वो शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। इसमें पूरे में ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि हमने मिट्टी से क्या कर दिया है, एक छोटी सी बाउंड्री बना दी है, मतलब जो जो भी पूरी जमीन दी गई है उसपे मिट्टी का एक घेरा बना दिया है, उस पर कांटेदार क्या लगा दिए हैं, थॉर्नी बशेस, ठीक है, कांटेदार झाड़ियां लगा दी हैं, ठीक है, ताकि कोई और ना आ सके। फिर उसके बाद है कि इस जमीन के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, जैसे कि फलों फलों के पेड़ आ गए हैं, पानी आ गया है, जमीन आ गई है, बगीचे आ गए हैं, पेड़ आ गए हैं, कुएं आ गए हैं, ठीक है, जो चारागाह है यानी कि जहाँ पे घास और भैंसों को चराया जाता है ना, गाय भैंसों को, और जितने भी कैनल्स हैं, जितनी भी नहरें हैं, नदियां हैं, तालाब है, मछलियों के तालाब है, मधुमक्खियों के छत्ते हैं, और गहरी झीलें हैं, ठीक है, एंड डीप लेक्स। तो ये सारी चीजें इस भूमि में आ गई, इस जमीन के मतलब अंडर में आ गई है। जब भी ये जमीन मतलब जिसको भी ये जमीन मिलती थी, तो इससे मतलब कोई भी टैक्स वसूल कर सकता था, ठीक है, कोई भी टैक्स इससे इसके द्वारा ले सकता था, मतलब जिसको भी ये जमीन मिलती थी, जैसे कि बुने हुए कपड़े पर लगने वाला टैक्स हो गया, या फिर पान के पत्तों पे लगने वाला टैक्स हो गया, तो इस तरीके के टैक्सेस उनसे ले सकता था लोगों से। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ लगवा सकता था, नहर बनवा सकता था, और उसे इस चीज का भी ध्यान रखना होता था कि मतलब पानी की ज्यादा बर्बादी ना हो, ठीक है, मतलब बंद बांध बनवा सके और इस चीज को मेक श्योर कर सके कि पानी वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाती थी, जिसको जमीन दी जाती थी, ठीक है, और वो उससे क्या क्या फायदे उठा सकता था। अब यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में, बच्चों आप देखो, अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वाज द लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में यानी 12th सेंचुरी में संस्कृत में काव्य लिखा गया था, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले जो लोग थे उनका इतिहास है, उनकी हिस्ट्री है यहाँ पे पूरी, ठीक है, उसमें उस चीज के बारे में लिखा हुआ था, और ये किसमें था, संस्कृत में, ठीक है, इट वाज कंपोज, और ये किसने लिखा था, इनके ऑथर कौन थे, कलहन, ठीक है। अब जो ये कलहन थे, इन्होंने ये सब लिखने के लिए शिलालेख हो गए है ना, यानी कि इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स, और जो आई विटनेस अकाउंट यानी कि जिन्होंने आंखों देखा ये सब देखा है, वो सब उनसे जानकारी लेके, और जो अर्लियर हिस्ट्रीज थी, मतलब पहले के जो इतिहास थे, उनमें से कई तरह के सोर्सेस को उन्होंने इसको लिखने के लिए यूज किया है, ठीक है, मतलब इस पोयम को जो उन्होंने लिखी है संस्कृत में, ठीक है। फिर उसके बाद है ये जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, ये ग्रंथ जो था उनसे काफी अलग था, क्योंकि इसमें कलहन ने क्या किया था, कलहन ने इसमें जो शासक थे और उनकी जो नीतियां थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो इसलिए ये बाकी ग्रंथों से अलग था। फिर है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि धन के लिए युद्ध, ठीक है। अब जो युद्ध लड़ा करते थे राजा महाराजा, तो वो एक तो वेल्थ के लिए भी लड़ते थे, है ना, धन के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्हें फिर अपना साम्राज्य चलाना है, जितना धन आएगा उतना उनके लिए अच्छा है ना। तो अब जो शासक थे, उनके जो राजवंश थे, जो डायनेस्टीज थी, वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी लड़ा करते थे, ठीक है, जैसे, और दूसरा, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, वो दूसरे जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे, कि वो उनको भी युद्ध करके वो हड़प ले, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अब जैसे एक जगह थी गंगा घाटी में, कन्नौज, सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ठीक है, फॉर सेंचुरीज अब जो गुर्जर प्रतिहार थे,
ठीक है। और जो राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे, ये जो तीन डायनेस्टीज थी, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी, ये लोग क्या करना चाहते थे, कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है। और कन्नौज को जीतने के लिए ये तीनों आपस में लड़ते थे। तो इन तीनों के ही बीच में कई सालों से ये युद्ध चला आ रहा था कि वो मतलब कन्नौज किसके हाथ में आए। ठीक है। और इसीलिए इन तीनों के पक्ष, मतलब ये जो लड़ाई थी ये तीन डायनेस्टीज के बीच में थी, है ना। तो इसीलिए जो हिस्ट्रियंस थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल का, है ना, क्योंकि इसमें तीन डायनेस्टीज जो थी वो लड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ओके। अब यहाँ पे बच्चों हमें बताया गया है कि जितने भी जो ये शासक होते थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी सत्ता को दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे। ठीक है। और फिर जब जो ये राज्य हैं वो आपस में जब एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो वो सबसे पहले क्या करते थे, मंदिरों पर भी वो निशाना साधते थे। ठीक है। मतलब मंदिरों को भी टारगेट करते थे लड़ाई के लिए, क्योंकि उनमें काफी मात्रा में एक तो सोना होता था, है ना, और धन हुआ करता था, तो इसीलिए वो उसको मंदिरों को टारगेट करते थे। फिर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि अफगानिस्तान के जो गजनी का जो सुल्तान महमूद था, ठीक है, जो महमूद था वो इसमें मशहूर था। ठीक है। ही रूल्ड, उसने कब तक शासन करा, 997 टू 1030 तक, एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसने उसका जो कंट्रोल था, उसने जहां जहां पे शासन करा वो था सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद जो महमूद था वो लगभग हर साल जो उपमहाद्वीप होते थे उन पे वो हमला किया करता था। ठीक है। और फिर उसके बाद बताया गया है कि जो उसका निशाना हुआ करता था मतलब लड़ाई के लिए, वो होता था मंदिर का, क्योंकि जो मंदिर हुआ करते थे वो बहुत ही मतलब उनमें बहुत ही सोना और पैसा हुआ करता था, है ना, तो इसीलिए वो उसका एक सबसे मेन टारगेट क्या था, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो वो उसको हड़पना चाहता था। फिर जब उसने इस वहां से वो पैसा चुराया, जो धन चुराया, उससे उसने क्या करा, उसका उस चुराए हुए धन का जो सबसे ज्यादा हिस्सा था वो उसने एक सिटी को बनवाने में खर्च कर दिया। ठीक है। उससे उसने एक सिटी बनवाई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। अब वो जिनसे मिलता था और जिनसे लड़ता था वो उनके उन लोगों के बारे में भी जानना पसंद करता था। ठीक है। मतलब एक होती है ना लोगों की क्यूरियोसिटी के ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, तो इसलिए वो उनके बारे में जानना चाहता था। तो इसके लिए उसने अल बेरूनी, ठीक है, ये कौन था, स्कॉलर था, ये अल बेरूनी को उसने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखने के लिए कहा। ठीक है। और जो अल बेरूनी था उसने एक बुक लिखी, किताब लिखी, किताब उल हिंद। ठीक है। उसने ये बुक लिखी थी किस कौन सी लैंग्वेज में, अरबिक में। ठीक है। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्रियंस, जो कि हमारे जो हिस्ट्रियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अब जो अल बेरूनी था उसने इस किताबुल हिंद को लिखने के लिए जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे, जो संस्कृत जानते थे, उनकी भी मदद ली इसको लिखने में। ठीक है। फिर इसके बाद जो और किंग थे, अब ऐसा तो नहीं है कि जो सुल्तान महमूद था सिर्फ वही लड़ाई लड़ता था, है ना, या वही चुराया करता था सब कुछ, सोना धन जो भी है, लेकिन और भी ऐसे राजा महाराजा थे जो युद्ध लड़ा करते थे, जिनमें से एक है कौन, चाहमानस। ठीक है। ये अब ये जो चामान थे इनको बाद में क्या कहा गया, चौहान। ठीक है। इन्होंने किस पर रूल करा, किस पे शासन करा, दिल्ली और अजमेर के जो आसपास के जितने भी रीजन्स थे उन पर अपना शासन करा। ठीक है। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यस ऑफ गुजरात एंड गादावलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब
अब इसने अजमेर और दिल्ली के आसपास के राज्यों पर शासन करा, है ना। वो चाहते थे कि वो पश्चिम और पूर्व पे भी, ठीक है, जो पश्चिम और पूर्व का जो एरिया था वो चाहते थे कि वो उस पर भी अपना अधिकार जमा ले। इसके लिए उन्हें गुजरात के जो चालुक्य थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल थे, ठीक है, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और गुजरात के चालुक्य के संग उन्होंने क्या करा, वो भिड़ गए थे, उनसे लड़ाई लड़ ली थी, टक्कर ले ली थी उन्होंने। तो जो चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो क्या था, पृथ्वीराज थ्री, ठीक है, जिन्होंने कितने टाइम तक शासन करा, 1168 टू 1192। इन्होंने अफगान के जो रूलर था सुल्तान महमूद गोरी, इसको 1191 में हराया था। लेकिन उसने अगले ही साल दोबारा से नेक्स्ट ईयर हमला करा महमूद गोरी ने। तो इस बार जो पृथ्वीराज थे वो हार गए थे महमूद गोरी से, ठीक है, 1192 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक द चोलास। अब हमें यहाँ पे चोलास के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो मैप में आप बच्चों देख रहे हो, ये पूरा जो चोलास की डायनेस्टी थी, उन्होंने उनका जो साम्राज्य था, जो शासन था, वो कितना मतलब लार्ज हो गया था लड़ लड़ के, ठीक है, मतलब किस किस पर वो किस तरीके से पावर में आए, तो यहाँ पे हमें वो बताया गया है, ठीक है। और उसके आसपास के जो रीजन्स थे, ठीक है, चोला किंगडम के आसपास के जो नेबर्स थे, जो जितने भी राज्य थे, ये सब उसमें वो दिखाए गए हैं, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। यहाँ पे हमें उरैयूर से थंजावुर तक के बारे में बताया गया है कि चोल वंश जो था, जो चोलास थे, उनकी सत्ता कैसे आई, ठीक है, वो सत्ता में कैसे आए, पावर में कैसे। अ माइनर चीवली फैमिली नोन एज द मुट्टरयार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये क्या है, कावेरी डेल्टा है ना, ये जो एरिया है। तो यहाँ पर रहने वाले एक मुट्टरियार नाम से एक छोटे से परिवार के मुखिया थे, ठीक है, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजाओं में, जो पल्लव राजा थे कांचीपुरम के, वो उसके अंडर में आते थे, मतलब उनके मुखिया थे वो एक तरीके से, ठीक है, वो वहां रहते थे। अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद विजयालय हु बिलोंग, एक व्यक्ति था विजयालय, जो कि बिलोंग करता था एक ही बहुत एंशियंट फैमिली से, जो कि चोलास थे। और चोलास कहाँ रहते थे, उरैयूर में, जैसे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे उरैयूर दिया हुआ है, ये वाला है ना, जो ये उरैयूर था, तो ये इनसे बिलोंग करता था विजयालय। अब विजयालय ने क्या करा, डेल्टा को कैप्चर कर लिया, मतलब कि उसने मुटरियार से युद्ध में ये डेल्टा जीत लिया और मुटरियार को हरा दिया। और ये कब हराया था उसने, 9th सेंचुरी के मिडल में, ठीक है। ही बिल्ड द टाउन ऑफ, उसने और जीत करके वहां पे क्या बनवाया, एक टाउन बनवाया थंजावुर, और एक टेम्पल बनवाया किसके नाम से, निशुम्भ सूदिनी देवी का, ठीक है। अब जो विजयालय था, जिसने 9वीं सदी के बीच में युद्ध लड़े थे, है ना, तो उसके विजयालय के जो सक्सेसर्स थे, यानी कि उनके जो वंश थे आगे के, जो उनकी पीढ़ियां थी, बच्चों के बच्चे, है ना, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, उन्होंने वो सब लड़ करके जीत लिए। और इस तरीके से उनका जो इलाके उन्होंने जीते, वो उनका राज्य और शक्ति इस तरीके से बढ़ती चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद पांड्यान और पल्लवा जो टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ की, वो भी इस किंगडम में मिला ली गई। अब जो राजराज वन था, वो चोल रूलर्स का सबसे पावरफुल शासक माना जाता है, ठीक है। उसने ये बिकेम किंग 985। ये कब राजा बना, 985 में। और उसी ने ही सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर अपना क्या करा, अपना हक मतलब लड़ करके उसने ज्यादा क्षेत्रों को जीता, ठीक है। और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे एम्पायर का, जो प्रशासन था, उसने उसको भी रीऑर्गेनाइज करा। अब जो राज का जो बेटा था, जो पुत्र था, वो था राजेंद्र वन, ठीक है। उसने अपने पिता की जो नीतियां थी, चाहे वो लड़ने की हो, साम्राज्य चलाने की हो, वो उसने उसको फॉलो करा। और उसके साथ साथ उसने गंगा वैली, श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट
एशिया की जो कंट्रीज थी उसने उनके संग लड़ाई लड़ी। ठीक है, और इसके लिए उसने नेवी एक्सपेडिशंस भी बनाए, यानी कि जल सेना बनाई उसने इसके लिए। ठीक है, फिर आगे आता है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब यहाँ पे हमको बताए गए हैं जो बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे और जितने भी ब्रोंज स्कल्पचर्स थे, ठीक है, यानी कांसे के जो मूर्तियां थी जो वो बनवाई थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Big temple of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram built by Rajraj and Rajendra are architecture and sculptural marvels. अब जो बड़े टेम्पल्स बनाए गए थंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम में, वो किसने बनवाए थे? राजराजा राजेंद्र ने, जो कि आर्किटेक्चरल रूप से देखा जाए तो मतलब जो इनके ऊपर कारीगरी करी गई थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जिस तरीके से ये बनाया गया है, जिन पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे जो मंदिर का निर्माण है वो किया गया है। ठीक है, Chola's temple often became the nucleus of settlement which grew around them. These were centers of craft production. अब इस मंदिर के आसपास कई बस्तियां भी बनी, कई सारे काम के क्षेत्र जो थे वो बने, है ना, कई सारे शिल्प केंद्र खुल गए। अब जो भी पैसा यहाँ पर जैसे लोग काम किया करते थे, है ना, उस जमीन पर, तो जो भी पैसा इकट्ठा होता था, जो भी आता था, तो वहां पर काम करने वाले और उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो जो पैसा था वो पूरा खर्च किया जाता था। ठीक है, अब जो काम किया करते थे मंदिर के लिए, जैसे कि प्रीस्ट हो गए, है ना, पुजारी हो गए, मेकर्स यानी जो माला बनाते थे, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, जो संगीतकार थे, जो साफ सफाई करने वाले थे, खाना बनाते थे, जो डांस करते थे, तो ये सारी जो चीजें थी ये किस में आती है? कल्चर में। तो मतलब कई सारे वहां पे ऐसे क्षेत्र खुल गए थे। ठीक है, जैसे इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जो मंदिर होते हैं वो सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं होते हैं, उसके आसपास के कई सारे ऐसे बहुत सी चीजें खुल जाती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं उस आसपास की जगह में। तो ये किसका वे था? यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ एज वेल। ठीक है, मतलब कि मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, बल्कि इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी चल रहा था उसके आसपास। ठीक है, अब जितना भी क्राफ्ट वर्क होता था, ठीक है, मतलब जितना भी शिल्प कार्य होता था, कारीगरी होती थी, उसमें सबसे ज्यादा जो विशिष्ट था, जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव था, वो क्या था? ब्रोंज इमेजेस, यानी ब्रोंज की, कांसे की क्या बनाई जाती थी? प्रतिमाएं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये किसकी बनाई गई है? ब्रोंज की मूर्ति बनाई गई है ना। तो जो चोलास थे उस टाइम पे, जो ये बनी है, सबसे जो फेमस थी, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस थी। ठीक है, मतलब इसकी जो कारीगरी थी, जो बनावट थी, वो बिल्कुल ही फाइन थी, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको बनाया गया था, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो चोलास ब्रोंज की इमेजेस थी वो सबसे फेमस थी। बाय मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज। अब इसमें से जो ये प्रतिमाएं बनाई जाती थी, इसमें भगवान की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा है, लेकिन भगवान के साथ साथ कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जो डिवोटीज की बनाई गई हैं, यानी भक्तों की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या क्या हुआ। अब जो चोलास थे उनकी अचीवमेंट में, ठीक है, चोलास की अचीवमेंट में किसका हाथ था? न्यू डेवलपमेंट्स जो हुए थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, मतलब कृषि में जो विकास हुआ था उसकी वजह से चोलास की जो अचीवमेंट्स हुई थी उसमें उनको काफी काफी हेल्प मिली थी। ठीक है, कावेरी नदी, जैसे कि आप मैप 2 में देख सकते हो, फिर से आपने नोटिस किया कि जो कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले कई ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस में, मतलब छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, अब इन नदियों का जो पानी है वो काफी मतलब फर्टाइल माना जाता था सॉइल के लिए, मतलब खेती के लिए, सिंचाई के लिए काफी अच्छा माना जाता था। तो और खास करके किसके लिए?
जो मॉइस्चर होता था वो जरूरी होता था, तो पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी कि जो राइस का कल्टीवेशन होता था, जो चावल की खेती होती थी, उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता था। ठीक है, फिर आगे आता है, although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. अब जो तमिलनाडु है उसके दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही शुरू हो चुकी थी, मतलब खेती करना शुरू हो चुका था। और जो 5वीं और 6ठी सदी में आकर के जो 5th और 6th सेंचुरी थी, उसमें आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन शुरू हुआ। जो फॉरेस्ट थे वो कटने लगे, मतलब जो जंगल थे वो साफ होने लगे, उनको साफ किया जाना था। और जो दूसरे इलाकों में जो जमीन थी, ठीक है, दूसरे इलाकों में जो जमीन थी उसको क्या करना था, लेवल्ड करना था, मतलब कि समतल बनाना था उस जगह को। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स। अब बाढ़ के जो डेल्टा एरियाज थे, जो डेल्टास के क्षेत्र थे, वहां पर फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए गए। ठीक है, और इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर। अब क्या होने लगा कि कई क्षेत्रों में एक ही साल में दो फसलें उगनी शुरू हो गई। ठीक है, in many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. अब जो खेती का काम था, है ना, जो फसलें उगाना था उसके लिए पानी भी जरूरी था, है ना। तो इसीलिए जो पानी होता था उसको खेतों तक ले जाने के लिए नहरें बनवाना जरूरी था, है ना। और दूसरा, जो जितने भी मेथड्स थे इरिगेशन के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए, तो कई सारे जो मेथड थे वो यूज किए गए। जैसे इन सम एरियाज कुएं खुदवाए गए, है ना, और जो बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए, और जिनमें पानी, जो बारिश का पानी होता था, उसे कलेक्ट करके रखा गया। ठीक है, ताकि वो उसमें कलेक्ट होता रहे, यानी वेस्टेज ना हो। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब बच्चों, जो इरिगेशन का काम होता है वो पूरा का पूरा एक प्लानिंग होती है, एक सटल्ड पूरा वर्क होता है, यानी कि आप उसको यूं ही नहीं कर सकते हो, है ना। एक पूरी प्लानिंग होती है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, किस मात्रा में पानी दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, है ना। लेबर ऑर्गेनाइज करना, फिर संसाधन सारे, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग इन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, कितना और किस मात्रा में पानी को शेयर करना है। मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स, अब जितने नए राजा बने, जो नए रूलर्स आए हैं, और जो लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, वो इन चीजों में अपना पूरा एक्टिवेशन दिखाने, मतलब वो पूरी इन सब कामों के लिए, इन पूरी सारी एक्टिविटीज के लिए वो अपना पूरा मतलब इन चीजों पर बहुत ध्यान देने लगे। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब जो जितने भी एम्पायर्स थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो पूरी कार्य प्रणाली थी, वो किस तरीके से चलती थी, कैसे ऑर्गेनाइज था, कैसे कामकाज करते थे लोग। अब जितने भी किसानों की बस्तियां थी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पीजेंट, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर, मतलब किसानों की जो बस्तियां थी वो क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। ठीक है, became prosperous with the spread of irrigation agriculture, जो खेती की सिंचाई की वजह से मतलब स्प्रेड हो गई थी खूब अच्छे से। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब इन इस तरह के गांव के ग्रुप्स बने, और उन ग्रुप्स को क्या कहा गया, नाडू। ठीक है, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब उस गांव के जो काउंसिल हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि जो ग्राम, जैसे ग्राम परिषद होते हैं, और तो जो ग्राम परिषद थे और जो नाडूस थे, वो न्याय करने लगे, यानी जस्टिस करने लगे लोगों के लिए। और दूसरा क्या काम करने लगे, वो टैक्स वसूल करने का काम करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रिच पीजेंट्स, जो थोड़े धनी किसान थे, जिनके पास थोड़ा अच्छी ज्यादा जमीन थी, अच्छा पैसा था। ठीक है,
वेल्लाल, और वो किसके थे? वेल्लाल कास्ट के। ठीक है, वो थे धनी, यानी कि वेलाल कास्ट के जो पीजेंट्स थे वो धनी थे। ठीक है, रिच थे एक तरीके से। तो वो चोला सरकार की देख रेख में, जो चोलाज उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उनकी देख रेख में वो क्या करते थे, जो नाडूज थे उनके काम पर वो उनके काम को सुपरविजन करते थे, सुपरवाइज करते थे। ठीक है, मॉनिटर करते थे उनके काम को, कि नाडूज जो भी काम कर रहे हैं वो उसको देख रेख करते थे उसकी। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मुवेंद वेलन, a Velen or a peasant serving three kings, अरैया यानी चीफ एसेट्रा। मतलब कि जो चोल राजा थे, जितने भी जो चोल राजा थे, उन्होंने सम्मान के तौर पे, यानी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, जो ये जो पीजेंट्स थे इनको मुवेंद वेलन यानी तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान, और अरैयार यानी के हेड। ठीक है, ये इस तरीके के टाइटल्स यानी इस तरह की उपाधियां उनको दे दी। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पे। और दूसरा, उनको अपने ऑफिस में क्या दे दिया, एक अच्छे पद का काम उनको सौंप दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है, वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट एंड ब्रह्मदया। अब देखा जैसे कि आपने पूरे इस चैप्टर में, कि जो ब्राह्मण्स थे उनको दान में लैंड दिया जाता था, भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहा गया, ब्रह्मदेव। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकला उनको जमीन देने का। अब किसी एक ही ब्राह्मण को तो नहीं दी गई होगी, बहुत सारे ब्राह्मणों को दी गई होगी, और पता नहीं कितने राजाओं ने कितनी कितनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, कि जो कावेरी घाटी थी, ठीक है, जो कावेरी वैली थी, और जो दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से थे, ठीक है, साउथ इंडिया, अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, उनके जो दूसरे हिस्से थे उसमें ढेरों ब्राह्मण की बस्तियां बन गई थी। ठीक है, मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहने लग गए थे वहां पे। अब क्या हुआ कि हर जगह, अब हर ब्रह्मदेव, ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। अब हर ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख जो ब्राह्मण थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी एक सभा, वो ये जो भी काम करते थे वो एक सभा के द्वारा करते थे। ठीक है, एक सभा बना दी गई थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, ये जो अपना काम करती थी बहुत एफिशिएंटली करते थे। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। अब इनका जो डिसीजन लिया जाता था, जो ये लोग निर्णय लेते थे, उनका जो डिटेल है कि उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए, वो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ओपन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, पत्थरों, मंदिरों की जो पत्थरें हैं, मंदिरों की पत्थरों की जो दीवारें हैं, उन पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे, ये सारे। ठीक है, सारी डिटेल्स लिखी जाती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाराम्स also occasionally performed administrative function in towns। अब ये जो नगरम है, ये इन नगरम के नाम से ये जो व्यापारी थे, व्यापारियों के जो संघ भी थे, अक्सर ये शहरों में क्या करते थे, कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड। अब जो ब्राह्मण थे उनको जिन जिन तरह की भूमि दान में दी जाती थी, उनकी कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। अब चोलास के इंस्क्रिप्शन में जो भूमि की, जो लैंड की जो कैटेगरीज दी गई हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे वेलन बगाई, ये किसकी थी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजन प्रोप्रिएटर्स, यानी कि जो गैर ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब कि किसानों को, नॉट ब्राह्मण, सिर्फ किसानों को, जो आम किसान होते थे, उनको दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदेय यानी कि जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी गई। शालभोग यानी कि लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, यानी शिक्षालय की देख रेख के लिए दी गई भूमि। देवादन,
तिरुमट्टुकनी यानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स यानी मंदिरों के निर्माण के लिए दी गई भूमि, और पल्लीचंदनम यानी कि लैंड डिनोटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन यानी जैन इंस्टीट्यूशन को दी गई, डोनेट की गई लैंड। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि लैंड की हैं। ठीक है, चोला डायनेस्टी में। आगे है इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब तमिलनाडु के जो चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट था, उस जिले के उत्तर मेरूर में जो इंस्क्रिप्शंस मिले, ठीक है, उसमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ब्राह्मणों की जो सभा थी, ठीक है, जितने जो ब्राह्मण थे उनकी जो सभा थी वो कैसी थी, कैसे ऑर्गेनाइज्ड थी वो। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब जैसे सिंचाई के काम काज हो गया, बाग बगीचे हो गए, मंदिरों की देखरेख के लिए जो जितनी भी सभा थी उन्होंने क्या किया हुआ था, कमिटीज बनाई हुई थी। ठीक है, कमिटीज यानी कि समितियां बनाई हुई थी। जो लोग एलिजिबल होते थे, नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दोज of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot. अब क्या होता था कि जो एलिजिबल होते थे, ठीक है, उनके नाम एक उस पे लिख दिए जाते थे, पाम लीफ पे। ठीक है, पाम लीफ पे लिख करके टिकट के तौर पे लिखे जाते थे, और मिट्टी के एक बर्तन में वो सारे इकट्ठे करके रख दिए जाते थे, और फिर किसी एक लड़के को उठाया जाता था, किसी छोटे यंग लड़के को, और उसको कहा जाता था हर एक समिति के लिए कि वो एक के बाद हर एक समिति के बिहाफ पर उस पॉट में से वो पर्ची उठाए और देखे कि किसका नाम है, इट मीन्स वो एलिजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। अब इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में ये चीजें लिखी जाती थी कि जो मेंबर है वो किस तरीके से जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेस डाउन, यहाँ पे उत्तर मेरूर के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ सभा, जो भी कोई मेंबर बनना चाहता था सभा का, शुड बी ओनर ऑफ लैंड, वो किसी जमीन का मालिक होना जरूरी है उसका, विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर, बने हुए घर होने चाहिए। इन जो मेंबर बनना चाहते हैं उनकी 35 टू 70 इयर्स ऑफ एज हो। ठीक है, और वेल वर्स्ड हो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और वो बहुत ऑनेस्ट रहे, ईमानदार हो। मेंबर्स ऑफ एनी कमेटी लास्ट 3 इयर्स, अगर कोई 3 साल में अगर मेंबर होता है किसी कमेटी का, तो वो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता उस टाइम पे। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अगर कोई अपनी डिटेल्स, अकाउंट्स और रिलेटिव्स के बारे में जानकारी सबमिट नहीं करवाता है तो वो कॉन्टेस्ट में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये सारी जो इंस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है वो किसके लिए है, सभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि अब जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो प्रशस्तियां होती थी, उसमें राजा महाराजा उनके शासनकाल के बारे में जानकारी दी जाती थी, है ना। अब पेरिया पूर्णम, अ 12th सेंचुरी तमिल वर्क विच इन्फॉर्म्स इज अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। अब इन्होंने किसके बारे में बताया, 12th सेंचुरी के आसपास का ये तमिल जो वर्क है, जो आम लोग होते थे, है ना, उनके बारे में, जो मेन और वुमेन्स हुआ करते थे उनके बारे में इस पूरे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो लोग कैसे होते थे, कैसे अपना जीवन बिताते थे। जैसे कि जैसे जो छोटे बच्चे होते थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते थे, और वो छोटे जो पिल्ले होते थे उनको हाथ में लिए घूमते रहते थे, और उनके हाथ में क्या होता था, एक छोटा मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते थे एक तो, और ब्लैक आयरन का उन्होंने क्या पहना हुआ होता था, ब्रेसलेट, यानी जिसे कड़ा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा
यहाँ पे और मतलब काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, किस तरीके का वो ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे काम करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, झोपड़ियों में रहते थे। और अब जो लेडीज होती थी वो अपने बच्चों को एक छोटे से मतलब क्या होता था कि लेदर की एक शीट पे उनको सुला दिया करती थी। मैंगो ट्रीज हुआ करते थे, उनकी ब्रांचेस फैली होती थी, ठीक है। कोकोनट पाम्स होते थे। और इन लिटिल हॉल द ग्राउंड टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग। जो जो बिच होती है, जो कुतिया होती है, उसके जो बच्चे होते हैं वो पेड़ के नीचे बैठ के उनको दूध पिला रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे ये जो काम है, जो औरतें हैं वो अपने बाल खुले करके जो जो धान पीसती हैं, जो भी करती हैं, तो वो खुले बालों में अपने वो गीत गाती हैं, तो वो सब सुनाई पड़ते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सारी चीजें हैं जो इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमें बताया गया है चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी। अब यहाँ पे हमें चाइना के उस टाइम के बारे में बताया गया है जब वो तांग डायनेस्टी के अंडर में था, मतलब जब तांग युग का युग चल रहा था उस वक्त पे, ठीक है। द चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द Tang dynasty, which remained in power for about 300 years from the 7th to 10th centuries। अब यहाँ पे बताया गया है कि तांग जो चाइना है उस टाइम पे एक अंपायर स्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि था टांग डायनेस्टी का, ठीक है। और ये कब तक पावर में रहा था, इसकी सत्ता रही थी 300 वर्ष तक, यानी 7th टू 10th सेंचुरी तक, ठीक है। इट्स कैपिटल जियांग वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अब इसकी जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, अब इस डायनेस्टी की उस टाइम पे कैपिटल क्या थी, जियान, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट सिटीज थी में से एक थी पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर बहुत से लोग विजिट किया करते थे, जैसे तुर्की, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस, ठीक है। The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination। अब यहाँ पे कामकाज के लिए जैसे नौकरियां निकलती हैं या किसी भी उपाधि के लिए क्या होता था कि एग्जाम्स होते थे, ठीक है। which was open to all who wished to appear for it। और हर कोई इसके लिए एग्जाम दे सकता था, ठीक है, उसमें एग्जाम में बैठ सकता था। this system was selecting officials remained in place with some changes till 1911। अब ये जो पूरा सिस्टम था सिलेक्शन का ऑफिशियली, ये कुछ टाइम तक चला, विद चेंजेस, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते गए, चेंजेस भी होते गए, और ये जो सिस्टम था ये चलता रहा, लेकिन कब तक, 1911 तक सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, अब इसमें आपने जितने भी न्यू किंग्स बने और किंगडम्स बने, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।